अहम जो मंशूर में लिखा हुआ था आर्टिकल 370 की बहाली दोबारा से जम्मू कश्मीर में करना जरूरत आन पड़ी कि दिल्ली जंतर मंतर पे जाकर रियासती दर्जे की वापसी हो सकती है। क्या उससे पहले जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करेंगे, तमाम एमएलए जा रहे हैं और उसके बाद वापस आकर रियासत में एक अवामी मूवमेंट शुरू। सुना भी होगा कि मैं पहला आदमी था कि जिसने उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई और आज भी मैं उसके लिए लड़ रहा हूं जब तक कि इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा। सरकारी स्कूलों में सर बद से बदतर हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, टीचर्स को देख। एक और मुद्दा लाना चाहता हूँ, दुदासन वाला हाई सेकेंडरी है एक, उसमें सर एक बिल्डिंग बनी थी जो 2019 में आई थी, अभी तक वो पाए तकमील तक हैंड ओवर नहीं हुई है। जल जीवन मिशन स्कीम फेल हो रही है सर, उस पर आपका क्या कहना है? कैपेक्स बजट प्लान बना था सर, वो चेंज हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर सर। तो आपका पैगाम क्या रहेगा अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए? लोग आपसे बहुत नाराज हैं, आपको क्या लगता है किसने उकसाया होगा? मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन सर लोगों की नाराजगियां आपके साथ देखिए लोगों की नाराजगियां ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये वही वोट का चक्कर नहीं है सर, आप सभी के एमएलए हैं सर, पूरी थाना मंडी। वैसे आदाब दोस्तों, मैं रजब नाज़मी। दोस्तों आज हमारे साथ साबिका जज एमएलए थाना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान साहब मौजूद हैं। हम इनसे खसूसी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले एमएलए साहब आपका वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। एमएलए साहब, आपके मंशूर में बहुत कुछ लिखा था, जैसे सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करना, फिर सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना, रोडें देना, जहाँ पे देहात इलाकों में रोडें नहीं पहुंची वो देना, फिर आपका सब से अहम जो मंशूर में लिखा हुआ था आर्टिकल 370 की बहाली दोबारा से जम्मू कश्मीर में करना। आप इस पे कैसे देखते हैं? अब शुरुआत की है हमने पहले स्टेटहुड की रेस्टोरेशन के लिए 12 तारीख को जम्मू में हमने एक पब्लिक मीटिंग रखी है जिसमें उमर साहब तशरीफ ला रहे हैं और उसके बाद हम दिल्ली जाएंगे और जंतर मंतर पर धरना देंगे। ये मेरा ही इनिशिएटिव था। मैंने तो पिछले 1-1.5 साल से रियासत की वापसी के लिए और यहाँ के स्पेशल स्टेटस की वापसी के लिए एक तहरीक शुरू की हुई है। ये उसी की कड़ी का एक हिस्सा है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग इसको एक अवामी मूवमेंट की शक्ल देने वाले हैं जिसमें लोगों को कहा जाएगा कि आप इसके लिए रैलीज करो, जुलूस निकालो, डिबेट रखेंगे, कॉलेजेस में रखेंगे, स्कूल्स में रखेंगे और तकरीबन हर जगह हम लोग कोशिश ये करेंगे कि लोगों को इसके लिए अवेयर किया जाएगा। क्या जरूरत आन पड़ी कि दिल्ली जंतर मंतर पे जाकर अस्सी दर्जे की वापसी हो सकती है? क्या उससे पहले जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट नहीं करने चाहिए? पहले सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली, क्योंकि देना तो आखिर दिल्ली ने है और पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट जिस दिन होगा मैंने उसी दिन को चुना है कि हम दिल्ली जंतर मंतर पर बैठकर एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करेंगे। तमाम एमएलए जा रहे हैं और उसके बाद वापस आकर रियासत में एक अवामी मूवमेंट शुरू करेंगे हम लोग। उस अवामी मूवमेंट में जितनी भी हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, इवन जो पिछली डिलिमिटेशन हुई है, उस डिलिमिटेशन में जो हमारे साथ ज्यादतियां की गई उनको भी हम लोग उजागर करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि ये इस सोसाइटी को तकसीम करने का एक नया तरीका है जो इन्होंने पिछली डिलिमिटेशन की है। हम उसके खिलाफ भी अब लड़ेंगे। सर दूसरा सबसे अहम सवाल रहेगा आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, थाना मंडी में रोडों की बद से बदतर हालत है सर। आप चाहे जो भी इलाका उठाकर देख लीजिए, बद से बदतर हालत है, उसके लिए आप क्या इकदाम उठा रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि हमारे यहाँ थाना मंडी बिलखसूस कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी जो है उसके साथ इससे पहले, अब ये मैं कहूँगा कि या आप ये कहेंगे कि ये रोडें जो हैं ये मेरे एमएलए बनने के बाद खराब हुई हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ये रोडें पिछले 10 सालों से नेग्लेक्टेड हैं। आप कोई भी रोड उठा के देख लें उसकी हालत खराब है। मैं कोशिश लगा हूं, अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं ये कहूंगा कि मैं 1 साल के अंदर सारी रोडें जो हैं वो ठीक कर दूंगा। जो फंड्स अलाट भी हुए उसमें भी ज्यादती की गई। आपने सुना भी होगा कि मैं पहला आदमी था कि जिसने उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई और आज भी मैं उसके लिए लड़ रहा हूं जब तक कि इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा, कि इनको बराबर का हिस्सा नहीं मिलेगा,
मैं चुप नहीं बैठूंगा। आपने देखा होगा, मैंने पिछली बार भी कहा, एक कंस्टिट्यूएंसी को 90% पैसा चला गया और 10% पैसा जो है हम बाकी तमाम डिस्ट्रिक्टों में तकसीम हुआ। सर वो डिप्टी सीएम जो थानामड़ी में भी आए थे, लेकिन नाराजगियां आपकी उनके साथ भी हैं, वो क्या मामला थे? आप उनकी मीटिंग में क्यों नहीं आए? देखें, वो मेरी कोई उनके साथ जाती नाराजगी नहीं है, वो हमारे डिप्टी सीएम है, मैं उनका एहतराम करता हूं। हमारी नाराजगी थी डिस्क्रिमिनेशन की। हम ये कहते हैं कि ठीक है, आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में आप डिप्टी सीएम हैं, आप थोड़ा ज्यादा दे दे, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कुछ जो हमारा हिस्सा है वो हमको भी मिलना चाहिए। लड़ाई इस पे है, इसको अगर कोई जाती लड़ाई बनाता है तो वो सरासर गलत है। आज हमारे साथ वो नाइंसाफी खत्म हो जाए, हमारी कोई नाराजगी नहीं है उनसे, लेकिन जो ज्यादती की है उसके बाद आप फिर इल्जाम लगाना शुरू कर दोगे तो उससे हालात और खराब होंगे, ठीक नहीं होंगे। सर तीसरा सबसे अहम सवाल रहेगा सरकारी स्कूलों को लेकर। सरकारी स्कूलों में सर बद से बदतर हालत है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, टीचर्स को देख लीजिए, टीचर वक्त पे स्कूल में नहीं आते, वक्त से पहले छुट्टी करके घर वापस लौट जाते हैं। सर इस पे आप कैसे काम कर रहे हैं? देखें, टीचर्स वाकया ही इस वक्त तादाद बहुत कम है, लेकिन सरकार ने नई रिक्रूटमेंट फ्रीज की हुई है गवर्नर साहब ने कि 10 साल के सर जो पहले टीचर हैं वो नहीं पढ़ा रहे तो नए टीचर आकर क्या? आप देखें जरा तादाद कितनी है। अब टीचर रहे ही बहुत कम है। स्कूल में अगर 10 पोस्टें हैं, 10 वैकेंसीज हैं, तो हमारे पास सिर्फ 3 टीचर हैं, यानी हम 30% से गुजारा चला रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जहां 10 टीचरों की जरूरत है वहां 3 टीचर क्या करेंगे? हमारी हालत खराब है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक आपने बात की, मैंने कोशिश की है पिछले, अगर आप कहोगे मैं गिन के बताऊंगा, कि मैंने आस्ता आस्ता लगा हूं कि बहुत सारे स्कूलों की बिल्डिंग्स को मैंने अब शुरू करवाया है। वे पिछले दिनों कुछ वो यहाँ क्रशर वगैरह बंद हो गए, उस वजह से काम रुक गया बहुत सारे स्कूल्स के लिए बिल्डिंग, वरना ये पिछले 10-20 सालों से इसकी बुरी हालत है। पिछले 10 साल में तो मुझे लगता है कि स्कूल की बिल्डिंग को बनी नहीं है। इस साल कम से कम 50 बिल्डिंग जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसका टेंडर निकला है बनेगी। मैं कोशिश करूंगा। आपकी नजर में मैं एक और मुद्दा लाना चाहता हूँ। दुदासन वाला हाई सेकेंडरी है एक, उसमें सर एक बिल्डिंग बनी थी जो 2019 में आई थी, अभी तक वो पाए तकमील तक हैंड ओवर नहीं हुई है। क्या वजूहात हो सकती? मुझे इसका मैं आज ही एक्सचेंज से पूछूंगा कि भाई वो बिल्डिंग हैंड ओवर क्यों नहीं हुई है। मुझे किसी ने बताया नहीं, आज आपने बात की है, मैं जरूर उससे बात करके पूछूंगा। सर चौथा पांचवा सबसे अहम सवाल रहेगा जो हमारा, वो नौजवानों को लेकर रहेगा। सर नौजवानों के लिए क्या रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं आप? आपकी सरकार भी है सर। सरकार को मैंने सपोर्ट की है, इसमें कोई शक नहीं। उमर अब्दुल्ला सरकार भी सीरियसली इसको थिंक कर रही है। बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं उन्होंने कि भाई बेरोजगारी को दूर करने के लिए। जहां तक रहा गवर्नमेंट सेक्टर का, तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत मुश्किलात क्रिएट हो गई हैं 5 अगस्त 2019 के बाद। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना भी कोई आसान काम नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि भाई अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो आपने को अल्टरनेट निकालना है। उसके लिए आज जिस तरह हमारी यहाँ मीटिंग थी मिशन युवा की, उसमें उन्होंने लोन्स, सॉफ्ट लोन की, कुछ जो लोग प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोगों को एंगेज किया जाएगा, तो वो एक शुरू किया है। उम्मीद है कि वो बेहतरी होगी। सर जल जीवन मिशन स्कीम फेल हो रही है सर, उस पे आपका क्या कहना है? उसका पैसा आप सुना है कि रिलीज हुआ है, पैसा आएगा तो हम उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों से उसका पैसा नहीं आया। कैपेक्स बजट प्लान बना था सर, वो चेंज हुआ है बहुत बड़े पैमाने पर सर। तो आपका पैगाम क्या रहेगा अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए? लोग आपसे बहुत नाराज हैं सर, बहुत ज्यादा नाराज हैं। क्या पैगाम रहेगा सभी लोग? देखिए, कैपेक्स बजट का जो है वो एक बड़ी गलत अफवाह फैलाई गई कि एमएलएज ने प्लान को चेंज किया। हमने चेंज नहीं किया। हमें लास्ट मोमेंट में ये कहा गया कि आप भी अपनी लिस्ट दे दो काम की, क्योंकि पिछले साल इन्होंने एमएलएज की लिस्ट को तरजीह नहीं दी थी। हमने बेदिली से हमने भी दे दी एक लिस्ट, ये लो भाई। अब गवर्नमेंट ने हमारे वाली लिस्ट को एक्सेप्ट किया। हमें ना तो हमने देखा कि भाई ये कौन सी लिस्ट जो है वो ग्राम सभा में हुई है। जाहिर सी बात है, अब सरपंच है नहीं है, पंच है नहीं है, तो ग्राम सभा है नहीं। कानूनी तौर पर ग्राम सभा एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। तो गवर्नमेंट ने फैसला ये किया कि भाई इस वक्त इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ एमएलएज हैं,
तो एमएलए से लिस्ट ले लो। अब हमारे पास जो वर्करों ने आकर लिखाई हुई थी हमने वो लिस्ट दे दी। अब हमें तो ये पता नहीं था कि भाई वो लिस्ट लेंगे या ये लेंगे। उन्होंने लिस्ट हमारी जो है वो ये सब एमएलए के साथ हुआ, कोई एक मेरे साथ नहीं हुआ, तमाम एमएलए के पूरे जम्मू कश्मीर में। अब यहां मुझे ये पता है ये किन लोगों ने उकसाया है, मैं वो भी जानता हूं। ये पिछले 10 दिनों से जो धरने और ये जुलूस और ये निकल रहे हैं ना, ये उकसाया गया कि तुम ये करो। अरे भाई जैसा कि ये सिर्फ राजौरी डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ है, कोई ये तो पूरे जम्मू कश्मीर में हुआ है। पूरे जम्मू कश्मीर में जो एमएलए ने लिस्ट दी वही गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की, क्योंकि इस वक्त नुमाइंदा एमएलए है और कोई नुमाइंदा है नहीं इलेक्टेड। आपको क्या लगता है किसने उकसाया होगा? मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं पब्लिकली ये मुझे पता है लेकिन मैं ये बताऊंगा नहीं। क्या वजह हो सकती है सर? मैं नहीं बताना चाहता, मैं कन्वीनियंस में किसी को इल्जाम नहीं लगाना चाहता, मगर मुझे नॉलेज है कि कौन उकसा रहा है। लेकिन सर लोगों की नाराजगियां आपके साथ देखिए हैं। लोगों की नाराजगियां ये जो आप सुन रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने, हालांकि मैंने कभी ये क्राइटेरिया नहीं रखा कि मैं उसका काम करूंगा जिसने मुझे वोट दिया, लेकिन ज्यादा जो गुस्सा करते हैं ना, ये वो लोग हैं जो उस वक्त ना तो ये एनसी को वोट दिया, कोलिशन की गवर्नमेंट को, ना मुझे दिया। सर वोट का चक्कर नहीं है सर, आप सभी के एमएलए हैं सर, पूरी सीतामढ़ी। वैसे बात करता हूँ जो शोर करते हैं, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैंने कभी ये कोई काम अगर रखा तो मैंने कभी ये पूछ के नहीं रखा कि तुमने वोट दिया कि नहीं दिया। हालांकि बाज औकात जो मेरे वर्कर थे जो मेरे साथ चले वो एतराज करते हैं, वो नाराज भी होते हैं मुझसे कि आपने उनके काम रखे जी जो हमारे साथ चले नहीं। मैंने कहा उनका भी हक बनता है, मैं एमएलए उनका भी हूं, लेकिन शोर ज्यादा वही करते हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं की। ये थे एमएलए थानामड़ी मुजफ्फर इकबाल खान साहब, जिन्होंने हंसूसी बातचीत हमारे साथ की। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।